Hello everyone. In the last lecture, we were doing bacterial cell structure. अगर हम बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहते हैं तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक आता है सेल एनवेल्प जो आउटर कवरिंग थी, उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म एंड देन न्यूक्लियॉइड। अगर हम इन तीनों की बात करते हैं तो सेल एनवेल्प के अंदर क्या है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। इसके अंदर मेनली हमने 3 चीजें पढ़ी थी, दैट इज कैप्सूल, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। कैप्सूल किस चीज से बनता है, सेल वॉल का क्या स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है, ऑल डन, वो सारा हो गया था। आज हम स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म क्या है? कोई भी बैक्टीरियल सेल है, ये उस बैक्टीरियल का सेल एनवेल्प है, मतलब आउटर कवरिंग। इस आउटर कवरिंग के अंदर या बोलो सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन। इस सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी ऑर्गेनेलिज वगैरह प्रेजेंट है, जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, दैट होल मटेरियल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। वो सारी स्पेस क्या है? साइटोप्लाज्म। अब हम पढ़ेंगे कि इस साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, किस चीज से ये साइटोप्लाज्म बना है। तो अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें हैं बच्चे, जैसे कि मेन द डीएनए और जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसके अंदर है? साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको डीएनए बोलते हैं। इसके अलावा एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के अलावा बहुत सारे रिजर्व फूड मटेरियल्स या वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोला जाता है इंक्लूजन बॉडीज। डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट है, कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है, जिनको बोलते हैं प्लाज्मिड्स। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स या आप बोल लो पॉलीसेकेराइड्स, वो सारी चीजें, मतलब अदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह या आयंस, वो सब प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। बाकी सारी चीजें लिविंग है बच्चे, प्लाज्मिड्स, राइबोसोम्स, डीएनए, सेल एनवेल्प। सिर्फ और सिर्फ इंक्लूजन बॉडीज पार्ट है साइटोप्लाज्म के अंदर, दैट इज नॉन लिविंग, जो किस कैटेगरी में आता है? नॉन लिविंग कैटेगरी में। अब हम इन सब चीजों को डिटेल में देखते हैं, क्या है प्लाज्मिड, राइबोसोम, डीएनए या फिर इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, दैट इज राइबोसोम्स। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनेली राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? दीज आर प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो उसका सेल स्ट्रक्चर है वो किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। ठीक है। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे तो सेल ग्रोथ होगी, तो सेल इंक्रीज होगा साइज में, या तो प्रोटीन्स का होना बहुत जरूरी है। वो प्रोटीन्स बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर कहाँ पे बनती हैं? राइबोसोम्स में। या उन प्रोटीन्स को कौन बनाता है? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम वो ऑर्गेनेली है या वो ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन को
सिंथेसाइज करती है। सो राइबोसोम्स आर द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी ऑफ द सेल। राइबोसोम्स यूकेरियोट्स में भी होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट ना, लेकिन दोनों में फर्क है। जो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट में होते हैं दे आर 70S राइबोसोम्स, और जो यूकेरियोट्स में होते हैं दे आर 80S। दोनों ही लिविंग सेल्स में, चाहे प्रोकैरियोट्स है चाहे यूकेरियोट्स है, उनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फर्क इतना है कि प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स 70S राइबोसोम्स है और यूकेरियोट के राइबोसोम्स 80S राइबोसोम्स है। और राइबोसोम्स जो बनते हैं वो 2 सब यूनिट्स को मिला के बनते हैं, और प्रोकैरियोट्स के अंदर वो 2 सब यूनिट्स क्या हैं, एक 30S सब यूनिट है, एक 50S। 30S सब यूनिट को स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं और 50S को लार्ज सब यूनिट बोला जाता है। ठीक है जी, इस चीज को कंफ्यूज मत करना 30 + 50 = 80, नो। जो प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर 70S राइबोसोम्स होते हैं, 2 सब यूनिट से मिलकर बनते हैं, एक छोटी सब यूनिट एक बड़ी सब यूनिट। जो छोटी है वो 30S सब यूनिट है, जो बड़ी है वो 50S सब यूनिट है। ये क्या है 70S 30S या 50S। S मीन्स सेडिमेंटेशन रेट, सेडिमेंटेशन रेट और कोफिशिएंट। मतलब जो राइबोसोम्स है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, वो सेडिमेंटेशन के लिए कितना टाइम लेते हैं या कितने टाइम में वो सरफेस के ऊपर बैठते हैं, उनका सेडिमेंटेशन रेट क्या है, उस बेसिस पे इनकी डिवीजन है, ना कि 30 + 50 = 80 वाली। ठीक है, जो इसकी स्मॉलर सब यूनिट है किसी भी राइबोसोम की, उसका सेडिमेंटेशन रेट ही 30S है, वो इतने रेट से ही सेडिमेंट होती है। और जो लार्जर सब यूनिट है उसका 50S है। लेकिन जब हम दोनों यूनिट्स को इकट्ठा कर देते हैं 30S 50S, तो दोनों इकट्ठा कंप्लीट राइबोसोम कितना टाइम लेता है या उसका सेडिमेंटेशन रेट क्या है 70S। सो उस बेसिस पे राइबोसोम्स के नेम है 70S या फिर 80S। प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर वाइज 2 यूनिट से मिलकर बनते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट एक लार्जर सब यूनिट। जो स्मॉलर सब यूनिट है दैट इज 30S, जो लार्जर सब यूनिट है दैट इज 50S, और कंप्लीट राइबोसोम्स आर 70S। हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, कैसे बनाते हैं राइबोसोम्स प्रोटीन्स को। हमें पता है कि जो डीएनए है उसकी इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाती है, मैसेंजर आरएनए। फिर इस मैसेंजर आरएनए को रीड किया जाता है। कौन रीड करता है? राइबोसोम्स। और वो राइबोसोम्स इस एमआरएनए को रीड करके इससे क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। सो राइबोसोम्स का काम क्या है? दीज आर द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। सेल के अंदर जो प्रोटीन बनाना किसका काम है? राइबोसोम्स का। कैसे बनाते हैं? डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए वो मैसेज देता है राइबोसोम्स को, राइबोसोम्स उस मैसेज को रीड करते हैं और उस मैसेज से आगे प्रोटीन्स बनती हैं। देयर इज एन अनदर टर्म दैट इज पॉलीराइबोसोम्स। पॉलीराइबोसोम्स क्या होते हैं? ये भी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एमआरएनए है, इस एमआरएनए से प्रोटीन बन गई है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स इकट्ठे आ जाते हैं। जब एक एमआरएनए चेन के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स आ जाते हैं तब उनको बोला जाता है पॉलीराइबोसोम्स। पॉली मीन्स मेनी राइबोसोम्स। एक एमआरएनए चेन के ऊपर जब बहुत सारे राइबोसोम्स आते हैं तब उसको बोला जाता है पॉलीराइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स क्या है? सेल ऑर्गेनेली जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस करती है। जो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में होते हैं वो 70S हैं, 2 सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। स्मॉलर सब यूनिट 30S, लार्जर सब यूनिट 50S। बनाते कैसे हैं प्रोटीन्स को? एमआरएनए को रीड करके। सो दिस इज वन स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स के बाद प्लाज्मिड्स।
सेकेंड स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। प्लाज्मिड्स क्या है? प्लाज्मिड्स आर नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। जो सेल का अपना डीएनए है, सेल का जेनेटिक मटेरियल है, जो उसकी सारी ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है, सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, उस डीएनए के अलावा साइटोप्लाज्म में कुछ एक्स्ट्रा डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड्स। दे आर जनरली सर्कुलर इन शेप, सर्कुलर इन शेप। काम क्या है? प्रेजेंट क्यों होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं उनके पास। जो प्लाज्मिड्स हैं वो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक देने के बाद भी नहीं मरते। क्यों नहीं मरते? क्योंकि उनके अंदर रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं। वो रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मिड डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। जो सेल का अपना जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, या इनको हम यूज करते हैं एज अ व्हीकल इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? जीन ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज वन सेल, दिस इज द सेकेंड सेल। ये कोई बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर यहाँ पे प्लाज्मिड प्रेजेंट है। आप हम क्या करते हैं? इस प्लाज्मिड में बाहर से कोई एक्सटर्नल डीएनए, दिस इज प्लाज्मिड, एक्सटर्नल डीएनए को प्लाज्मिड में इंसर्ट करवाते हैं। फिर ये एक्सटर्नल डीएनए, प्लाज्मिड विद एक्सटर्नल डीएनए ये जाता है नए सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर, जिसमें हम वो जीन ट्रांसफर करना चाहते हैं। हम डायरेक्टली किसी जीन को किसी सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते। जीन को पहले प्लाज्मिड में इंसर्ट करते हैं, फिर उस प्लाज्मिड को नेक्स्ट सेल में या नेक्स्ट होस्ट में इंसर्ट करवाया जाता है। सो प्लाज्मिड क्या कर रहा है? हमारे एक्सटर्नल डीएनए को किसी दूसरे सेल तक लेके जा रहा है। सो प्लाज्मिड इज नोन एज व्हीकल। सो प्लाज्मिड को हम एज अ व्हीकल यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। है क्या? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर इन शेप होते हैं। काम क्या है? या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देना या फिर एज अ व्हीकल यूज करते हैं। कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे हैं जिनको कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स भी बोला जाता है। कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स मतलब वो डीएनए जो बैक्टीरिया को कंजुगेशन में हेल्प करता है। बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अनदर बैक्टीरिया, वो किसकी हेल्प से होता है? कंजुगेशन एक प्रोसेस है। उस कंजुगेशन प्रोसेस में जो ट्रांसफर है, वन बैक्टीरियल सेल द सेकेंड बैक्टीरियल सेल, इस सेल का प्लाज्मिड नए सेल के अंदर जाना। सो ये प्लाज्मिड जो कंजुगेशन के टाइम पे एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, उनको बोला जाता है कंजुगेटिव प्लाज्मिड, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में लेके जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मिड्स। के प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। उसके कुछ काम है, क्यों प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड्स के अलावा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं बच्चे बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स मतलब बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल। अगर हम बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, ज्यादातर बैक्टीरिया में सिंगल सेल क्रोमोसोम होता है। जैसे अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। हमारा सारा जेनेटिक मेकअप या हमारे सारे जीन्स 46 क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है। कोई जीन किसी क्रोमोसोम पे, कोई जीन किसी क्रोमोसोम पे। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर सारे का सारा जेनेटिक मटेरियल सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल के, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। मतलब इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। सारे का सारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक ही क्रोमोसोम में होता है। सारे के सारे जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। ज्यादातर जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स हैं दे आर सर्कुलर
बट कैन बी लीनियर, लीनियर भी हो सकता है डीएनए। और जो बैक्टीरियल डीएनए है वो वैसे ही डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जैसे नॉर्मल डीएनए होता है, इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। वैसे ही नाइट्रोजनस बेस है ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, वही 4 नाइट्रोजनस बेस हैं। उन्हीं 4 नाइट्रोजनस बेस के 2 स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल डायरेक्शन में बाइंड करते हैं और डीएनए बनाते हैं। वैसा ही डीएनए बैक्टीरिया का होता है, लेकिन सारे का सारा डीएनए या सारे का सारा जेनेटिक मटेरियल एक ही क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सर्कुलर भी हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं। जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो डीएनए को प्रेजेंट होने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, मतलब डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जहां पे जो डीएनए है प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, डायरेक्टली कहां प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है जी। सो बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरिया में एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अगर हम शेप की बात करें तो सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, ज्यादातर सर्कुलर होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वही 4 जो नॉर्मल बेस पेयर्स हैं जिनसे मिलकर डीएनए बनता है, ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। वही 4 नाइट्रोजनस बेस मिलके बैक्टीरिया का डीएनए बनाते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अलावा बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चे इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज किनको बोला जाता है? इंक्लूजन बॉडीज सारी की सारी नॉन लिविंग कंपोनेंट है सेल का। इसके अंदर क्या आता है? जैसे ग्रेन्यूल्स है ना, जिनमें फूड स्टोर होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होती है, या फिर वेसिकल्स जिनके अंदर गैस, जिससे गैस वैक्यूल्स बनते हैं सेल के अंदर, वो सारी चीजें, या क्रिस्टल्स, मैग्नेटिक क्रिस्टल्स, किसी मैग्नेटिक के क्रिस्टल्स बनते हैं, या फिर पिगमेंट्स, किसी भी तरह के पिगमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। इन सारी चीजों को बोला जाता है इंक्लूजन बॉडीज। ग्रेन्यूल्स, वेसिकल्स, क्रिस्टल्स, पिगमेंट्स, सारी चीजों का अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि वो जो रिजर्व फूड है या फूड स्टोर है उसको कब यूज किया जाता है? स्टारवेशन के टाइम पे, जब बैक्टीरिया को खाना नहीं मिलता तो वो अपना स्टोर्ड फूड यूज कर लेता है। गैस वैक्यूल्स किस चीज के लिए यूज होते हैं? बैक्टीरिया को एक्वेटिक एनवायरनमेंट में फ्लोट करने के लिए, पानी में फ्लोट करने के लिए। क्रिस्टल्स बैक्टीरिया को मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए। पिगमेंट्स, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सो वो पिगमेंट्स क्या हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को अपना खाना बनाने में या फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट हो सकती हैं किसी क्रोमोसोम के अंदर। सारे के सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, सभी का अलग अलग काम है। ठीक है जी। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, जेनेटिक मटेरियल है साइटोप्लाज्म का, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। प्लाज्मिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इसके अलावा इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट हो सकती हैं। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज मीजोसोम्स। बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मीजोसोम्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, दिस इज नोन एज मीजोसोम। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नीचे की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है। इन्वेजिनेशन ऑफ, दिस इज इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन को ही मीजोजोम बोला जाता है। क्यों प्रेजेंट होते हैं मीजोजोम्स किसी बैक्टीरिया के अंदर, क्या फंक्शन है मीजोजोम्स का? मीजोजोम्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन, वन थिंग। जैसे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही जो बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, तो रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? मीजोजोम्स के अंदर। ये वाला सरफेस बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये हेल्प करते हैं सेल डिविजन में। देखो ये इमेजिनेशन है, अगर ये इमेजिनेशन नीचे तक जाएगी तो ये एक सेल को दो सेल में डिवाइड कर सकती है। सो सेल डिवीजन में भी रोल प्ले करते हैं, या इनका मेन काम होता है रेस्पिरेशन का। स्ट्रक्चर वाइज कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेड हो जाती है साइटोप्लाज्म की तरफ, और उस इन्वेजन्स को बोला जाता है मीजोजोम्स। सो साइटोप्लाज्म के अंदर हमने पढ़ा प्लाज्मिड्स, राइबोसोम्स, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, मीजोसोम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। ये सारी चीजें, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सेल एनवेल्प, तो इसमें हमने पढ़ा था कैप्सूल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एंड सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं, मीजोसोम्स प्रेजेंट हैं, इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इंक्लूजन बॉडीज में आपने बहुत सारी चीजें देखी, जिसमें ग्रेन्यूल्स आते हैं, फूड रिजर्व्स, या फिर वेसिकल्स, पिगमेंट्स, वो सारी चीजें। और ये कंटेंट, बाकी सारा लिविंग कंटेंट है, सिर्फ और सिर्फ इंक्लूजन बॉडीज हैं जो नॉन लिविंग की कैटेगरी में आती हैं। दिस इज अबाउट साइटोप्लाज्म ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। अब द लास्ट कंपोनेंट दैट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल है, हम प्रोकैरियोटिक सेल को जब भी बाय डेफिनेशन बोलते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का क्या मतलब होता है? प्रोकैरियोटिक सेल मींस अ सेल विदाउट न्यूक्लियस, जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में। बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस तो उसके अंदर होता नहीं। सो उसका जो डीएनए है और जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो फिर कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। सो वो स्पेस साइटोप्लाज्म के अंदर, वो स्पेस जहां पे भी उस सेल का डीएनए प्रेजेंट है, दैट स्पेस इज नोन एज न्यूक्लियोइड। उस जगह को हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। अब हम न्यूक्लियस तो बताते नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस होता ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। सो डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होगा? जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट होगा? सो बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, और वो स्पेस जहां पे बैक्टीरिया का डीएनए या उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। स्पेस वेयर बैक्टीरियल डीएनए इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। ये कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती, ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे
साइटोप्लाज्म के अंदर, फॉर एग्जांपल ये पूरा साइटोप्लाज्म है, कहीं पे भी आपको यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम इस स्पेस को न्यूक्लियड बोल देंगे, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है तो इसको न्यूक्लियड बोल देंगे, यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसको न्यूक्लियड बोल देंगे। तो न्यूक्लियड वो प्लेस है, वो जगह है साइटोप्लाज्म के अंदर जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का या फिर डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। सो ये था बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में कि अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें बैक्टीरिया की तो उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है। इन इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अलावा बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियल सेल है या जो बैक्टीरिया है, उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियल सेल एक्सटर्नल इसमें क्या क्या आते हैं, मेनली दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, पिल्लाई एंड सेकेंड इज फिम्ब्रे, द थर्ड वन इज फ्लैजेला। इन सभी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, ये सारे सभी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं जो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के अलावा बैक्टीरिया की जो आउटर सरफेस है, कैप्सूल है या सेल एनवेलप है, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जो पिल्लाई है, दे आर स्मॉल हेयर लाइक आउटग्रोथ्स, स्मॉल हेयर लाइक आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होती है। जैसे अगर ये कोई बैक्टीरिया है तो उसके ऊपर ऐसे बिल्कुल छोटी, ठीक है, जिनको बोला जाता है पिल्लाई। काम क्या है इनका, ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को किसी सरफेस के ऊपर अटैच होने के लिए। अगर कोई बैक्टीरिया किसी सरफेस के ऊपर अटैच होता है तो वो किसकी वजह से होता है, पिल्लाई की वजह से। या फिर कई बार ये हेल्प कर देते हैं कंजुगेशन के अंदर, दो बैक्टीरियल सेल को आपस में ज्वाइन करने के लिए, और फिर एक उनके अंदर ट्यूब जैसा रास्ता बना देते हैं सो दैट ऐसे दोनों बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो सके, तब हम इनको बोलते हैं सेक्स पिल्लाई। ठीक है, सो ये दो काम है पिल्लाई के, कुछ नहीं है। हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। काम क्या है, या तो बैक्टीरिया को किसी सरफेस के ऊपर अटैच करने में हेल्प करती है या फिर कंजुगेशन में हेल्प करती है। उसके बाद है फिम्ब्री। फिम्ब्री भी ऐसा ही है, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन जो आपके पिलाई है उससे थोड़े बड़े होंगे स्ट्रक्चर में, और बनते किससे हैं, फिम्ब्रिन नाम की प्रोटीन है उनसे इनका स्ट्रक्चर बनता है। फिम्ब्रिन नाम की प्रोटीन है जिससे इनका स्ट्रक्चर बनता है, और ये भी स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ही प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर। वही इनका काम है, उनकी जो सपोर्ट है बैक्टीरिया की या अटैचमेंट है उसको इंक्रीज करना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लैजेला। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके ऊपर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। फ्लैजेला क्या है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बैक्टीरियल आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, बनता किससे है, फ्लैजेलिन नाम की प्रोटीन है जिससे फ्लैजेला बनते हैं। काम क्या है, मूवमेंट, जो बैक्टीरिया मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो मूवमेंट बैक्टीरिया की किस की वजह से होती है, फ्लैजेला की वजह से। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको एट्राइकस बोला जाता है। एट्राइकस मतलब नो फ्लैजेला, जिनके ऊपर फ्लैजेला प्रेजेंट ही नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको फ्लैजेला की प्रेजेंस या एब्सेंस के ऊपर मोनोट्राइकस बोला जाता है। मोनोट्राइकस मतलब एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट होगा।
पूरे बैक्टीरिया के ऊपर। कुछ ऐसे हैं जिनको एम्फीट्राइकस बोला जाता है। एम्फीट्राइकस मतलब एक एक बैक्टीरिया दोनों तरफ, एक एक फ्लैजेला दोनों तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं, लेकिन अगर फ्लैजेला प्रेजेंट ही नहीं है तो उस बैक्टीरिया को बोला जाता है एट्राइकस। प्रेजेंट क्यों होते हैं या क्या होते हैं? जो फ्लैजेला है दे आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। किससे मिलके बनते हैं? फ्लैजेलिन नाम की प्रोटीन से मिलके बनते हैं। काम क्या है इनका? बैक्टीरिया की मूवमेंट करवाना। उनको बोला जाता है जो बैक्टीरिया है उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सो दीज आर द सम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जरूरी नहीं है इनका प्रेजेंट होना, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। सो विद दिस वी हैव डन विद the first topic, that is bacterial cell structure, except the microbial world. Microbial world, prokaryotic, eukaryotic organism is the first one, and second one is the bacterial cell structure. Next time देखते हैं, next topic से start करेंगे. So thank you.